नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। स्वागत है आपका हमारे खास शो। इंडिया में पढ़ाई का दबाव बच्चों के लिए मौत बनता जा रहा है। ये मामला नोएडा से सामने आया है, जहां पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिहार के स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में लिखा है कि माँ बाप माफ करना, आपके बुढ़ापे में साथ नहीं दे सका। कारण सिर्फ इतना था कि बच्चे की रुचि इंजीनियरिंग में नहीं थी, लेकिन माता पिता का सपना उसे इंजीनियर बनाने का था और सपनों का ये बोझ उसके लिए असहनीय साबित हुआ। एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो हर साल करीब करीब 13,000 बच्चे आत्महत्या करते हैं, यानी कि हर दिन 35 बच्चे कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे होते हैं और हर घंटे एक बच्चा कर रहा होता है। पढ़ाई और शैक्षणिक दबाव में अपनी जान दे देता है। दुनिया के कई देशों में शिक्षा का मकसद बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण और समग्र विकास देना होता है। आप फिनलैंड को देखिए, कनाडा, जापान, सिंगापुर, इन सभी देशों में बच्चों की रुचि, उनकी क्षमता को पहचान कर शिक्षा दी जाती है। लेकिन भारत में अभी भी रटने की परंपरा है, नंबरों की दौड़ है, प्रतियोगी परीक्षाओं का बोझ है। बच्चों को ये सारी चीजें तोड़ रही है। आज बड़ा सवाल ये उठाएंगे कि क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम नंबर और मार्कशीट से आगे बढ़कर बच्चों की रुचि और उनके सपनों को महत्व दें? क्या शिक्षा प्रणाली को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि हर बच्चा अपनी पहचान बना सके? आज के इस खास शो में हम बात करेंगे बच्चों पर पढ़ाई के दबाव की, पेरेंट्स की उम्मीद की, भारत की शिक्षा प्रणाली की खामियों पर, और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमें बताएंगे, अपनी राय देंगे। लेकिन ये जो मामला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सामने आया है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महीने का दूसरा ऐसा मामला है जो सामने आ रहा है एक प्राइवेट कॉलेज में। आप सोचिए, प्राइवेट कॉलेज का एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट कॉलेज से कितना डिफरेंट होता है। पेरेंट्स का दबाव बच्चों पर देना कितना गलत है, इस बारे में कई बार चर्चा की जा चुकी है। लेकिन आज भी एक तरफ तो हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, हम कैसे आज़ाद हुए हैं, हमारे लिए आज़ादी क्या है, ये हमें उन बच्चों से भी पूछना चाहिए जिनके पेरेंट्स उन पर कोर्सेज को थोप देते हैं। उस बच्चे का इंटरेस्ट शायद फोटोग्राफी में होगा, उस बच्चे का इंटरेस्ट मूवी मेकिंग में भी हो सकता था, शायद वो बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल करना ही नहीं चाहता था, शायद वो मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना चाहता था, लेकिन ये वो बच्चा चाहता था। माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, जब वो ये थोपना अपने बच्चों पर रोकेंगे, तभी शायद जो एनसीआरबी के आंकड़े आपको बता रहे हैं कि हर साल 13,000 बच्चों की मौत होती है, उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। नूर नवाज खान हैं, डायरेक्टर हैं द हिंदू गुरु एकेडमी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर शिमाली नेशनल करियर काउंसलर हैं। प्रोफेसर विनय पाठक बीसी हैं CHJMU से, कानपुर से। प्रोफेसर लतिका गुप्ता हैं, फैकल्टी शिक्षा विभाग DU की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लतिका जी, टॉपिक ऐसा है जिस पर मुझे लगता है हम सबकी क्या एक राय हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ प्रोफेसर लतिका, क्योंकि क्या आज भी हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर आज के आप एजुकेशन में देखिए, स्कूल्स लेवल पर को करिकुलम पर कितना ध्यान दिया जाता है। हालांकि 3 दशक 4 दशक से ही को करिकुलम एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि को करिकुलम एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन आज उस को करिकुलम की तस्वीर अलग है। आज डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा कई और ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत सक्सेसफुल लाइफ में बनाते हैं। तो ये माता पिता क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा क्या बने, ये कब रुकेगा? ये सोसाइटी का कल्ट कब रुकेगा? धन्यवाद कंचन जी, मुझे इस पे अपनी राय रखने देने के लिए। पर मैं शुरू से ही आपसे थोड़ी सी असहमत हूँ, क्योंकि मैंने इस युवक का सुसाइड नोट पढ़ा है और मैंने उसमें एक वाक्य पढ़ा जो दरअसल उतना ही गहरा है जितना रोहित वेमुला द्वारा लिखा गया आत्महत्या पत्र था। उसमें इन्होंने लिखा है कि अगर इस भारत को, इस देश को अच्छा या ग्रेट बनना है तो उसको अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। और केवल माँ बाप को कोसने से हम आज की शाम किसी भी निर्णय पर या किसी भी सही भावना पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के ऊपर जो पूरा दबाव है वो केवल माँ बाप का नहीं है, पूरा समाज, मीडिया, हमारी व्यवस्था भी उसमें शामिल है।
जितनी मेहनत और जितना पैसा लगा के जेई का की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है, जितनी तवज्जो के साथ उसके परिणाम अखबार में छपते हैं, बधाइयां दी जाती हैं, उससे एक सामूहिक माहौल बनता है। पूरा देश, आप ये नहीं कह सकते कि गिने चुने माँ बापों की ये समस्या है कि वो दबाव डाल रहे हैं। ऐसे थोड़ो 23 लाख 25 लाख युवा इन परीक्षाओं में बैठते हैं। स्कूलों में भी ऐसा ही माहौल होता है कि आप इंजीनियर डॉक्टर बने या कुछ थोड़ा बहुत और किया तो आप किसी काम के हैं। आपने जो नाम लिया फोटोग्राफी का, वो एक बहुत ज्यादा आला दर्जे के, बहुत ज्यादा रईस परिवारों के बच्चे अगर करना चाहें तो उनके पास तो शायद ही विकल्प होता है। लेकिन जो आम परिवारों से आ रहे हैं, उनको अगर कुछ कर दिखाना है, जिंदगी की समस्याओं से ऊपर उठ के एक आरामदेह थोड़ी सी भी जिंदगी जीने की इच्छा है, तो यही कुछ रास्ते उन्हें नजर आते हैं। अब इंजीनियरिंग का दबाव थोड़ा सा बीच में कम हुआ था, लेकिन फिर वो लौट के आया है। मैं आपसे ही पूछूंगी, आप कब अखबार पलट के ये खबर पाती हैं या अखबार में ये लिखा होता है कि इतने लोग दूसरे देश में जाके अच्छे अध्यापक बने? भले ही हम अगले महीने उनको राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे अच्छे अध्यापक होने का, लेकिन अध्यापक बनने पे, नर्स बनने पे और बहुत सारे ऐसे काम हैं, उस पे कोई समाज हमारा गर्व महसूस नहीं कराता है। और उसने माँ बाप से माफी मांगी तो मुझे लगता है, देखिए, उसमें उसकी आत्मा, उसकी इंसानियत अंत तक जिंदा थी। उसको कोई मिलता इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो उसको सहानुभूति देता, समर्थन देता कि कुछ और भी किया जा सकता है, और भी कुछ रास्ते हैं, इंजीनियरिंग से निपटने के भी बेहतर तरीके हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये युवक इस रास्ते पे पहुंचता। मुझे लगता है कि ये हमारी शिक्षा प्रोफेसर लतिका, व्यवस्था मुझे की लगता है फेलियर बिल्कुल है। नहीं, नहीं, एजुकेशन पॉलिसीज पर तो हम आते ही आते हैं, लेकिन जिस तरह से उस सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है और जिस तरह से कई ऐसे केसेस सामने आते हैं, और ये बहुत ही आम भाषा है प्रोफेसर लतिका, आप किसी भी घर में किसी अभिभावक से मिलेंगी तो वो ये कहते हुए अमूमन बचपन में ही वो ये तय कर लेते हैं कि हम अपने बच्चे को ये दिशा दिखाएंगे कि बच्चा इस दिशा में जाए। अच्छी बात है, ये आपकी पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी पेरेंटिंग का कल्चर है। लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर जी, एक बात यहां पर समझाइएगा, एक बच्चा पढ़ाई से तनाव में है, वो अपने माता पिता से दूर रहता है, वो किसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा हो, वो प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा हो, एक बच्चे को पढ़ाई का तनाव है जो शायद अपने पेरेंट्स के सामने पोर्ट्रे कर जाए कि हाँ मैं ठीक हूँ या मैं ठीक आने वाले वक्त में महसूस करूंगा, उसके लिए क्या विकल्प होता है? ये दबाव, ये एटमॉस्फेयर, ये इकोसिस्टम कहाँ बनाया जा रहा है? क्या कॉलेज लेवल पर भी, आप देखिए हर कॉलेज में काउंसलर्स होते हैं, आजकल तो स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, 12th के बाद जब बच्चे स्कूल से पास आउट होते हैं तो वो काउंसलर से बात करते हैं, वो काउंसलर पेरेंट्स को बताते हैं कि इस बच्चे को ये कोर्स करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा एक तनाव में है किसी कोर्स के कारणवश, उसके पास क्या विकल्प होता है? क्यों नहीं हम ये सोसाइटी या समाज को जागरूक करते हैं कि उनके दोस्त, उनके टीचर्स, उन्हीं फैकल्टी के तमाम स्टाफ्स ये बात उनके घर वालों तक पहुंचाए कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है या मेडिकल में इंटरेस्टेड नहीं है। चंद्रशेखर जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। डॉक्टर चंद्रशेखर, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मेरे ख्याल से आप अनम्यूट हैं सर, प्लीज म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। नूर नवाज खान साहब, जी जी मुझे मिल रही है, बोलिए सर, बोलिए बोलिए चंद्रशेखर जी। मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो कमजोरी हमारी पेरेंट्स की है कि हम बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। जब बच्चा स्कूल एजुकेशन में होता है तब उसके पास बैठकर हम समय अगर देते हैं तो उसकी स्किल के बारे में हमें पता चलता है। तो एज ए मैं करियर काउंसलर और पेरेंटिंग कोच के नाते मैं सबसे बड़ी जो गलती मानता हूँ आज के इस दौर में जो ये सुसाइड वाली चीजें आ रही है, वो सबसे पहला कारण तो है पेरेंट्स, और दूसरा कारण है ये अंकों की दौड़। अंक केवल सफलता का आधार नहीं होता, ये सब कुछ जानना जरूरी हो जाएगा। आजकल बच्चे पर प्रेशर इतना होता है, और ये जो हमारे पेरेंट्स भी हैं ये पहले से डिसाइड करके रख लेते हैं कि हमें हमारे बच्चे को इस तरह से ही करना है। आप समय दीजिएगा,
उस बच्चे की स्किल को देखिएगा। उस स्किल के आधार पर अगर आप काम करते हैं तो मेरा ये दावा है कि बच्चा जो आप चाहते हैं या उस बच्चे की जो स्किल है उसके अनुसार वो काम करेगा तो जीवन में वो सफल होगा, कोई तनाव नहीं होगा और आप भी अपना जीवन बहुत अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है अभी जो हमारे इस प्रणाली में सबसे बड़ा जो लेकुना मुझे लगता है, जो कमी लगती है, वो यही लगता है कि पेरेंट्स बच्चे को समय नहीं देता है, उसकी स्किल के बारे में ध्यान नहीं देता है और अंधाधुंध जो चलने वाली जो चीजें हैं, भागम भाग वाली चीजें, उसमें बच्चे को लगा देते हैं। फिर बच्चा क्या होता है, इन सब चीजों से ऊपर उठकर वो सोचता है कि मैं कुछ करूं करूं करूं, फिर उसको कुछ ऑप्शंस नहीं मिलता है क्योंकि वो उसके अनुकूल नहीं होता है। जब उसके अनुकूल नहीं होता है तो वो दूसरों रास्तों की तरफ जाता है। तो मेरा सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि वो एक तो समय दे अपने बच्चे को, और हर एक बच्चे की एक अलग स्किल होती है, उस स्किल को आपको पहचानना होगा और उस स्किल का आधार पर ही आपको काम करना होगा तभी। और दूसरा, हमारे यहाँ भारत का आप आंकड़े देखिएगा, आप कई देशों की बातें करते हैं, हम बात करते हैं, हमारा जो हैप्पी इंडेक्स है, भारत का हैप्पी इंडेक्स 139वें नंबर 139, मतलब कितने आंकड़ों के अनुसार हैप्पी इंडेक्स में कितना, हमें अपने आप को उसको अप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों के साथ में छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी होगी, उनके साथ में अच्छी बात करते हैं। आज स्कूल से जब बच्चा आता है तो सबसे पहले पूछा जाता है आज तूने कितना होमवर्क किया, आज तेरी क्लास, ये मत पूछिएगा। आप बच्चे को पूछिएगा आज तूने नया क्या किया, तो उससे उसकी स्किल के बारे में पता लगता है। वो हम करते नहीं हैं। और दूसरा, हम किसी और के कहने पर, किसी और के कहने का मतलब है किसी ने जो अच्छे से जानता नहीं है और बोले आप तो उस बच्चे को इस लाइन में डाल दीजिएगा, या हम अंकों के आधार पर भी डिसीजन ले लेते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर दोहराऊंगा कि बच्चे की स्किल के अनुसार अगर हम बच्चे को जहां तक आपने बात करी है काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। आजकल भारत सरकार ने तो नई शिक्षा नीति में लागू कर दिया गया है कि हर एक स्कूल में एक काउंसलर होना जरूरी है। तो आपको लगता है कि मैं मेरी बच्ची की स्किल के बारे में पता नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे जानकारी नहीं हो पा रही है, तो आप काउंसलर की मदद लीजिएगा, वो आपसे अच्छे से गाइड कर पाएगा। और आजकल तो ऐसे ऐसे टेस्ट आ गए हैं बच्चे की स्किल को पहचानने के लिए, अगर उस टेस्ट के माध्यम से भी बच्चे की स्किल को पता करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। एक और पॉइंट मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा, ये जो कौशल कहते हैं, हम स्किल कहते हैं, इसका रिलेशन हमारी इंडस्ट्री के साथ में, या जो हम जिस स्किल पर काम कर रहे हैं उसका प्रोफेशनल जुड़ाव होना चाहिए। अब आप देखिएगा जापान या दूसरे देशों की बात करें तो वहां क्या होता है, स्कूली शिक्षा के दौरान ही बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान के लिए कंपनी भेज दिया जाता है, कहीं जो भी इंडस्ट्रीज होती है वहां भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ तो कॉलेजों में पढ़ाई होने के बावजूद भी नहीं भेजा जाता है। जॉब तो नहीं मिलती है यहाँ पे डॉक्टर एक और काम चंद्रशेखर जी, करना पड़ेगा, ये एक बच्चे बहुत की बड़ा कौशल के स्ट्रेस का उसका कारण होता इंडस्ट्री से है कि लिंकेज बड़े बढ़ा है। बड़े कॉलेजेस में तो बच्चे चले जाते हैं, पेरेंट्स फीस भर देते हैं, लेकिन प्लेसमेंट के नाम पर फीस भरी जाती है, लेकिन उन बच्चों को, सभी बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है। नूर नवाज खान साहब, एक बात यहाँ समझाइएगा, क्या हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी कैसी है? क्योंकि बात फिनलैंड का जिक्र किया जा रहा था, हम बता रहे थे कनाडा में क्या है, फिनलैंड में क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात यहाँ पर करियर काउंसलर जो बैठे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर जी वो कर रहे थे। फिनलैंड नंबर 1 पर आता है। आप फिनलैंड के लोगों से कई ऐसे वीडियोस अगर आप उनके देखेंगे तो वे कहते हुए नजर आते हैं कि हम आज भी बहुत खुश हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि वो आर्थिक तौर पर बहुत अच्छे हैं, वो एजुकेटेड हैं, सरकार उनके लिए बहुत काम करती है। आपको क्या लगता है कि आज की इस तारीख में जब हम इंजीनियरिंग और मेडिकल से बहुत ऊपर जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें ऐसे सुसाइड के केसेस आते हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, तो वो क्या दर्शाता है? क्या हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा लैप्स है सर? क्या उसमें ये बदलाव हो ही नहीं पाए हैं जो वक्त के साथ होने चाहिए थे? थैंक यू सो मच फॉर दिस, मैं कहूँगा टॉक के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए। असल में जब तक हम सारे ही एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी बात कर रहे हैं हम कि बच्चों पे प्रेशर है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी एक फादर हूँ, आप भी बैठे हुए जो और हैं वो भी फादर हूँ। पेरेंट्स पे कितना प्रेशर है कभी कोई सोचता है? मतलब आप मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स किसके लिए चाह रहे हैं? ये जो प्रेशर है ये किसके लिए? कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। अगर हम बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं
कि भाई अब आप मुझे बताइए, जब आप अपने स्कूल्स में थे या जब मैं अपने स्कूल में था, ये जो सर वाइस चांसलर सब बैठे हुए, हमारे पास क्या ऑप्शंस थे, बेस्ट ऑप्शंस क्या थे कि भाई मुझे साइंस। इस फील्ड में जाना है उस साइंस। टाइम? साइंस, दैट्स इट। टिल डेट आज की जब हम बात कर रहे हैं, स्टिल वही ऑप्शंस हैं। आप फिनलैंड की बात करेंगे, आप कनाडा की बात करेंगे, तो वहां की पॉपुलेशंस की भी तो बात करेंगे, वहां के आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो बात करेंगे, वहां के इकोसिस्टम की भी तो बात करेंगे। हमारा जो देश है वो 140 करोड़ को एक साथ लेके चल रहा है। तो जब तक हम वो चीजें डेवलप नहीं करेंगे कि हम अपनी पॉपुलेशंस को कहाँ अच्छे से डिवाइड करें, कहाँ उनको नूर अच्छे नवाज खान ऑप्शंस साहब, दें। मैं आपके स्टेटमेंट से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप फादर हैं, तो मैं भी एक मदर हूँ। मेरी सोच मेरे बच्चे को लेकर ये कह सकती है कि उसके, मेरे बच्चे के फादर को, मेरी बच्ची के आर्थिक नहीं, तौर पर वो हमेशा मैं अभी हमेशा कंक्लूड कर उसके दूं। पास आर्थिक तौर पर वो मजबूत रहे, इसका इंश्योरेंस करना चाहिए। हाँ, मेरी मैं आपको मेरी ये नहीं समझ नहीं, कहती है कि मैं उसे दिशा दूं, लेकिन जीवन में उसे क्या पसंद आता है, वो क्या करना चाहती है, ये तो मेरी बच्ची तय करेगी ना। ये मैं या मेरे हस्बैंड, उसके फादर नहीं तय करेंगे। हम आर्थिक तौर पर उसको मजबूत कर सकते हैं, हम घर गाड़ी दे सकते हैं, हम एथिक्स उसको सिखा सकते हैं, हम मॉरल वैल्यूज सिखा सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये तय करने लगूं कि मेरी बच्ची को जीवन में आगे चल के क्या करना है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी का क्या, नूर नवाज खान साहब? नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। इवन बच्चे ही बता दें कि भाई उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। अब तो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बड़ी अच्छी काउंसलिंग आपने अभी कहा, वहां पे भी अगर हम बात करते हैं तो वहां जो काउंसलर्स हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास अभी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास अगर ऑप्शंस नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं होंगे, तो बच्चा जबरदस्ती भी उधर जाएगा। दूसरी बात यह है, सुसाइड का जो मसला है वो सिर्फ स्ट्रेस पढ़ाई का नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा, अगर हम बात करें, एक पहले बहुत अच्छी फैमिली वो होती थी, नाना नानी का एक बॉन्ड होता था, दादा दादी का बॉन्ड होता था, ताया चाचा। मैं आपको घर का एक थोड़ा सा आइडिया दूं कि बाप आए गुस्से में और बच्चे की पिटाई कर दी। अब उसके बाद क्या होता था कि दादी ने जल्दी से गले लगा लिया, तू मारता रहता है, उधर ताया ने उसे बुलाया, उधर बड़ी बहन ने उसे बिठा लिया। अब आप बताइए, ये जो बच्चे इस टाइम सुसाइड कर रहे हैं, इनके पास वो सोशल बॉन्ड कहाँ है? हु इज अटैच विद हिम? उनके साथ वो अटैचमेंट भी नहीं है। एक तरफ तो ये प्रेशर है, दूसरी तरफ ये अटैचमेंट नहीं है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स, एक छोटा सा फैक्टर्स नहीं है। सोशल मीडिया अपने आप में फैक्टर है। पहले बच्चा बाहर ग्राउंड में चला जाता था, मैदान में खेल रहता था, अब तो 10-10 दिन हो जाते हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक साहब ने 3.5 साल एक ही कमरे में गुजार दिए। 3.5 साल एक ही कमरे में, बच्चा अकेला हो जा रहा है, एकाकी हो जा रहा है। तो जब वो फ्रस्ट्रेशन होता था दोस्तों के साथ, किसी अपने बड़े के साथ, छोटे के साथ, वो निकाल लेता था, तो फिर वहां पे रास्ता मिलता था कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे। वो एक हो रहा है, सोशल मीडिया हो रहा है। आप अगर मैं बात करूं, एक चीज मैं एज ए टीचर, एज ए फादर ना कह के एज ए टीचर ये कहता हूं कि बच्चों को वाकई में स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं है। हम इस फील्ड को छोड़ दें कि भाई बच्चे को साइंस ही दिलवा रहे हैं या कॉमर्स ही दिलवा रहे हैं या इंजीनियरिंग में, जिंदगी तो बहुत टफ है। तो बच्चे को कैसे मजबूत बनाएं कि बेटे आपको इम्तिहानों में से गुजरना है, आपको मुश्किलों में से गुजरना है, आपको चैलेंजेस में से गुजरना है, ऐसे ही आपको टफ डिसीजन लेने हैं, हारना नहीं है। मुझे बताइए, मैं अपनी बात करता हूं, मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन रहा हूं और 24 घंटे की जगह 26 घंटे खेलता था, और हर तरह का गेम मैंने खेला, क्रिकेट भी खेला, बैडमिंटन भी खेला, चेस भी खेला, बहुत सारे गेम। मैं आज देखता हूं मेरी जनरेशन खेल ही नहीं पा रही है। आप यकीन मानिए, स्पोर्ट्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, मेंटली उसको फिट करने के लिए, गिर के खड़े होने के लिए, हार के जीतने की फिर उम्मीद रखने के लिए। आज की मेट्रो सिटीज के अंदर बच्चों के पास गेम्स ही नहीं है, वो स्पिरिट ही नहीं है। आप 5 मैच हार गए, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है छठा जीत लेंगे, और उसी हिम्मत में चले जा रहे हैं। आज मेरे बच्चों के पास नहीं है ये, वो अकेले हो जा रहे हैं, उन्हें गिर के संभलना, हार के जीतने का पता ही नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं अगर हम बात करें, और इसमें बहुत डिफरेंस है। आप जब एग्जाम्स की बात करते हो, मैं हमेशा ये कहता आया हूं, मैं टीचर भी रहा हूं, स्कूल में भी पढ़ाया है, एकेडमी में भी हूं। मैं ये कहता हूं, जो एंट्रेंस एग्जाम है, जिन कॉम्पिटिशंस की बात करें, दे आर नॉट एंट्रेंस एग्जाम्स, दे आर नॉट हियर फॉर द एंट्री। वो आपको दाखिले के लिए नहीं है। मेरे पास सिर्फ 40,000 सीट है और 40 लाख बच्चा बैठ रहा है, तो 39 लाख 60 यहीं हजार पर बच्चों को कैसे एजुकेशन एग्जिट किया पॉलिसी जाए? आती है। पहले ये आप नहीं सुने तो नहीं, सही। मैं तो बिल्कुल वो आपकी चीज है। बात से दूसरी सहमत होती दूसरी हूँ, चीज नूर नवाज नहीं सिंह। नहीं दूसरी चीज, एजुकेशन पॉलिसी का क्या सर, क्या आपको लगता है सर कि एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हाँ हूं ना, हाँ, कि हमारा जो बुक है उसका सिलेबस अलग है। बहुत हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही इजी, बहुत इजी, सीबीएसई बोर्ड बहुत इजी। आराम से आप 100 ला सकते हैं, आराम से आप 90 ला सकते हैं, 80 ला सकते हैं। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा डिजाइन। लेकिन जब आप कंपटीशन की बात करते हो,
पिछले 2 साल का आप 12th का फिजिक्स का पेपर उठा लें तो टीचर नहीं सोल्व कर पा रहा है। सीबीएसई 12th बोर्ड फिजिक्स पेपर, मैं आपको ऑन ईयर कह रहा हूं ये बात, टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप उससे बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं। फिर आप नीट का इस बार का पेपर देख लीजिए, 2024 का नीट का पेपर देखिए तो 700 से ऊपर की लाइन लगी हुई है। 2025 का पेपर देखिए तो 600 से नीचे ही है सारे के सारे, 686 हाईएस्ट है। आप कंपटीशन को कहां रखना चाह रहे हैं? तो ये जो डिस्टर्ब जिसे कहना चाहिए ना, अप एंड डाउन्स हैं, लैप्स हैं, सोशल के बहुत अंदर भी बड़ा है, ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज बहुत है। बड़ा प्रोफेसर गैप है, विनय बहुत पाठक बड़ा जी, गैप है। जो अभी खान भी साहब कह रहे थे कि सीट्स हमारे सिस्टम के पास 40,000 है, बच्चे 40 लाख हैं, इस परसेंटेज का क्या करेंगे? हमारे पास ठीक है, हमने आईआईटीज बना दिए, हमने आईआईएम्स बना दिए, हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, एम्स एफएमसी का जिक्र कर रहे हैं हम, सीट्स थोड़ी बढ़ती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो अपियर करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी तो बढ़ते जा रहे हैं। उस ब्रिज को कैसे गैप किया जाए? प्राइवेट कॉलेज में अगर कोई बच्चा मेडिकल करना चाहे प्रोफेसर विनय पाठक जी, तो पता नहीं उसे कितना समय लग जाएगा वो मेडिकल कॉलेज की फीस अफोर्ड करने में। देखिए, अभी तो हम लोग जो बात कर रहे हैं सुसाइड्स की और बाकी इम्पोर्टेंट बातें हैं, हम तीनों अपने पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन मैं एज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि हम लोग कैंपस में बहुत बच्चों से मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, तो जो डिप्रेशन का मामला है, ये ऐसा नहीं कि केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों में आ रहा है। डिप्रेशन का मुद्दा जो नूर नवाज साहब कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो गया। सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होने के बाद जो पहली चीज उसके मन में आ रही है कि उसकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है। आपने बोला कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह ट्रीट करती हूँ, पर ये नहीं देखी उसकी जो इंडिविजुअलिटी है। तो ये इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, अपने समाज में कभी इंडिविजुअलिटी का कॉम्प्लेक्स रहा नहीं है। वो ये रहा है कि नहीं भाई, आप इंडिविजुअल तो हैं, लेकिन आप समाज के साथ रहेंगे, आप समाज के साथ चलेंगे और आप समाज के लिए जिएंगे। तो जब आदमी आइसोलेशंस में आता है तो फिर आदमी को परफॉर्मेंस की बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे आपने मेडिकल का प्रश्न उठाया, इंजीनियरिंग का, इसके पहले मैं कोटा में भी वाइस चांसलर था। तो कोटा की कोचिंग या कोई भी कोचिंग ये उम्मीद जगा देती है कि अगर आपके 35% हैं तो भी आप आईआईटी में आ सकते हैं या आप मेडिकल में आ सकते हैं, जो कि सच बात नहीं है। क्योंकि जब टफ कंपटीशन है, 40 लाख लड़के अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास 40,000 सीटें हैं, तो बट नॉर्मल जो टॉपर लोग होंगे वही लोग आएंगे उसके अंदर, या जो उस एग्जाम को इवन टॉपर भी नहीं क्वालिफाई करने का हुनर रख रहे हैं या स्किल रख रहे हैं। इसीलिए जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उससे ज़्यादा कोचिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो फीस जाती है एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में उससे 100 टाइम्स फीस कोचिंग के इंस्टीट्यूशंस में जाती है। अब बात यह है कि जो समाज है, जैसे लतिका मैडम ने भी बोला कि आपका, तो कहीं ना कहीं जो मीडिया है और सोशल मीडिया है वो ऐसे प्रोफेशंस को ही सोशल सैंक्शन देता है कि आप बहुत इंजीनियर हैं, आप बड़े डॉक्टर हैं, आप बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए। ये 3-4 प्रोफेशंस को ही उसके पास सोशल सैंक्शन है। आप कोई बहुत अच्छे समाज सुधारक बन गए तो कभी स्टोरी जल्दी नहीं आती। आप बहुत अच्छे इंसान बन गए, आपने बहुत लोगों की सेवा की, तो भी आप नहीं करते। तो जो हमारा पूरा समाज है वो केवल जो इन प्रोफेशंस को या मनी के बेसिस पे उस प्रोफेशन को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये एक सच्चाई है, चाहे वो न्यूज मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोसाइटी हो, समाज हो। आप कोई एक अच्छा सा लड़का कहीं पे गरीब की सेवा करके आया है तो आप उसे बधाई नहीं देंगे, पर वो अगर टॉपर रैंक ले गए, आप मीडिया के देखिए ना, सारे मीडिया जो है वो टॉपर्स को ही फेलिसिटेट करते हैं, अच्छी कामों को नहीं फेलिसिटेट करते हैं। तो एक जगह बच्चों के मन में ये प्रेशर है और फैमिली के मन में प्रेशर है कि अगर मेरा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं निकला या आईएएस ऑफिसर नहीं बना तो हमारा सोसाइटी का रिकॉग्निशन जीरो है, जो कि इम्पोर्टेंट बात नहीं है। और इस जो नैरेटिव है इसे चेंज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा, एकांकीपन। अभी बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो हमारे मेरे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये हैं, उनके मुश्किल से एक ही बच्चा है या 2 ही बच्चे हैं, तो उस पास अपनी बातों को रखने के लिए कोई भी फोरम नहीं है एक्सेप्ट द सोशल मीडिया।
अच्छा, जैसे मम्मी ने डांटा या पापा ने डांटा या नंबर पूछा, तो वो सोशल मीडिया की रील पे जाके देखता है क्या हुआ क्या नहीं। उसे लगता है मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं मान रहे। मैंने अभी हाल में कानपुर विश्वविद्यालय में ऐसे 4-5 केसेस की काउंसलिंग करी, जहाँ पे बच्चा बीबीए कर रहा है या एमबीए कर रहा है, उसे लगता है नहीं, उसके पेरेंट्स तो उसको मानते ही नहीं है, उसके पेरेंट्स दुनिया के सबसे खराब पेरेंट्स हैं। और यहीं से उसका डिसकंटेंट शुरू होता है कि नहीं भाई, मेरी पेरेंटिंग सही नहीं हो रही, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो रील्स आती हैं उसकी पेरेंटिंग टोटली डिफरेंट तरीके से है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। यहां से वो सोचता है कि मैं वो नहीं कर पाया जो मेरे मम्मी पापा चाहते हैं, और मम्मी पापा उसके सबसे पहले विलन बनते हैं, उसके दोस्त और उसकी जो वीडियो रील्स है। अब वो कुछ बात नहीं कर पाता है, इससे वो डिप्रेशन होता है। और सच मानिए कि आज के बच्चों का 12th क्लास या 11th क्लास से ही उनको मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, और ये हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि प्रोफेसर फिजिकल विनय, ये हेल्थ एक लीड बहुत बात। स्कैरी बात है। आप सोचिए कि 11-12 के बच्चे के पास इतना खूबसूरत पर जीवन पड़ा है पर देखने ये के पर लिए। ये सच्चाई है मैडम। यही आप यही अगर अगर बिल्कुल आप मैं कोई कह रही सर्वे हूँ, और करिए। मुझे दुख हो रहा है जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और हम ये बात सुन रहे हैं कि आजकल 11th और 12th के बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है। क्योंकि क्या प्रोफेसर लतिका गुप्ता, क्या आपको ये रीजन लग सकता है कि पेरेंट्स ये सोच ही नहीं पाते होंगे कि उनका बच्चा, उनकी बच्ची डिप्रेस्ड है, उनको ये समझ ही नहीं आता होगा। एक घर में जैसे कि ये केस सुसाइड का सामने आया है, इसके घर वाले कहीं और थे, ये हॉस्टल में बच्चा रहता था, कई और ऐसे केसेस हैं जो सामने आता है। प्रोफेसर लतिका गुप्ता, एक घर का खुशनुमा माहौल, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? नहीं कंचन जी, मैं आज की शाम बिल्कुल इस बात को नहीं मानूंगी कि ये कितने आत्महत्या के किस्से हैं इनको हम माँ बाप पे थोप दें। 2 साल से जो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, जो जैसे भी परीक्षा क्लियर करके आया था, ये इंजीनियरिंग कॉलेज क्या कर रहा था? आप अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को देखिए, किस तरह वो शिक्षकों के काम पे हावी हुई है, किस तरह उसने शिक्षकों को मशीन बना दिया है। शिक्षक चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे बीए के हों, चाहे कहीं के भी हों, उनको इतना उनके पढ़ाने के घंटे डाल दिए गए कि शिक्षकों के पास एक विद्यार्थियों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की गुंजाइश ही नहीं है। क्या कर रहे थे 2 साल से ये शिक्षक? क्यों नहीं उन्हें समझ में आया? क्यों नहीं वो उसकी काउंसलिंग कर पाई? या जो भी काउंसलिंग भी मुझे लगता है बहुत घिसा हुआ शब्द है। एक स्कूल में हजारों या एक कॉलेज में हजारों विद्यार्थी होते हैं, काउंसलर कुछ नहीं कर सकता। तो 2 साल से जो विद्यार्थी आया हुआ था यहाँ पे, जाहिर है या तो हमारा इंजीनियरिंग का जो प्रवेश परीक्षा है वो ही इतनी घटिया है कि वो ये विश्वास नहीं दिला पाती कि इंजीनियरिंग मेरे लायक है कि नहीं है। तो कॉलेज जो है, पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब सबके ऊपर जो एक प्रवेश परीक्षा थोप दी गई है पूरी तरह से कि सबको इसी में आना है, वो जेई और जो भी है उसी के द्वारा आना है। उसमें रट के बिल्कुल एमसीक्यू में अपने आप को झोंक के जो विद्यार्थी आ जाते हैं, जाहिर है उनमें कुछ प्रतिभा तो होती है इसीलिए वो आते हैं, लेकिन उसके बाद कॉलेज और या महाविद्यालय विश्वविद्यालय क्या करते हैं उनके साथ? अभी हम मेरे कुछ पैनलिस्ट ने सोशल मीडिया का दबाव, समाज का दबाव, इतना हाइपर कैपिटलिस्ट समाज है जो हर चीज को पैसे से तोलता है। आप ये कैसे कह सकती है कि एक आम माता पिता जिनका नहीं है इतना डिस्कोर्स, जो नहीं है इतने पढ़े लिखे, जो नहीं है इतने संवेदनशील, वो ये चाहते हैं प्रोफेसर बहुत ही लतिका जनित गुप्ता, तरीके आपको से। क्या लगता है आज की इस तारीख में हमें वो क्या एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? आप क्या राय देना चाहेंगे? आप ड्यू से हैं, शिक्षा विभाग देखती हैं, जब बच्चों से मिलती होंगी, उनसे बातचीत करती होंगी, तरह तरह के कोर्सेज देखती होंगी, आपको क्या लगता है कि हर लेवल पर क्या हम सिर्फ इस बात पर बहस करते रहें कि एनसीईआरटी में ये सिलेबस होना चाहिए या ये सिलेबस नहीं होना चाहिए और उस पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, या फिर हमें एक्चुअल में बैठकर तमाम विद्वानों के साथ अपने देश की एजुकेशनल पॉलिसी में वो बड़े रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है जो आज इस वक्त भारत चाहता है? कि उच्च शिक्षा तो इस समय देश की बहुत ज्यादा भटकी हुई शिक्षा है, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा हो, इंजीनियरिंग, मेडिसिन की, क्योंकि हमने निजीकरण के नाम पे सिर्फ कॉलेज या विश्वविद्यालय बढ़ा दिए हैं, लेकिन उनमें होने वाली पढ़ाई, उनमें होने वाला माहौल जो शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को मिलना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो ये कहते हैं कि 40% हर तरह के प्रोग्राम्स की पढ़ाई घर बैठ के ऑनलाइन हो जाए। आप सोचिए कि 40% पढ़ाई अगर एक कंप्यूटर या टीवी का स्क्रीन देख के होगी तो और कितनी ज्यादा दबाव, कितना ज्यादा घुटन, कितना ज्यादा और विषाद होगा, डिप्रेशन होगा इस देश में। तो इन इन कॉलेजों की सच्चाई क्या है? उनमें देखिए, एक एक टीचर जब 100-100 विद्यार्थियों को पढ़ाता है
तो वो किसी विद्यार्थी की जो मानवीयता है, जो उसकी इंसानी जरूरत है, उन पे नहीं ध्यान दे पा रहा है। तो अगर हम आज की शाम सिर्फ माता पिता को कोस के निकल लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम ये महसूस करेंगे कि कहीं कुछ सुधारना है, क्योंकि समाज को कोई नहीं सुधार सकता। सामाजिक परिवर्तन दुनिया का सबसे धीरे होने वाला परिवर्तन है। जब वो होता है तो हमें पता भी नहीं चलता। उसको आप इंजेक्शन लगा के नहीं किसी दिन चला सकती। लेकिन हमारी संस्थाएं जो पढ़ाई का माहौल देती हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि कोई इंजीनियर बने या ना बने या कुछ और बने, उनमें जरूर सुधार किया जा सकता है। और उनमें सुधार के लिए एक विमर्श पैदा करने की जरूरत है। जिस तरह से हमने प्रतियोगिताओं को बढ़ाया है, और बहुत ज्यादा बढ़ाया है, आप देखिए 10th में, 12वीं में, हर जगह 2-2 बार हो परीक्षा। 12वीं में नंबर सुधारने हैं तो फिर परीक्षा दो। फिर कॉलेज में बीए, एकमात्र बीए करने के लिए भी परीक्षा दो। केवल इंजीनियरिंग और उसकी बात नहीं है। तो माँ बाप क्या करे? माँ बाप क्या करे? ये कहे कि कोई परीक्षा में मत बैठो, फिर तो वही बात होगी ना कि ठेला लगाओ या दुकान चलाओ। और जिस माता पिता के पास दुकान नहीं है, वो क्या काउंसलिंग करे? क्या उसे शाम को बैठ के बात करे कि तुम क्या करोगे 25-26 साल में? और फिर वही युवा या युवती जब रील देखेगी और इंस्टाग्राम देखेगी कि मेरे साथी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जाहिर है उसका डिप्रेशन ऑन बढ़ेगा। तो समाज में आर्थिक बदलाव जब आए, उसके उसके कारण जो प्रतियोगिता का जो विमर्श है वो बहुत ज्यादा बढ़ा। और उसके अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था ना जी चलने की जगह बल्कि और ज्यादा जी पिछड़ गई है, क्योंकि इसमें हद से ज्यादा प्रतियोगिता। जी। परसेंटाइल नूर आप नवाज सोचिए। खान जी, नूर नवाज खान जी, मैं आऊंगी मैम। नूर नवाज खान जी, आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चे को आज ये पता ही नहीं है कि गिरकर उठना कैसे है। फेलियर्स, कॉम्पिटिशन्स जो स्कूल लेवल में होते हैं, उस फेलियर से आगे बढ़ना और नेक्स्ट दिन मूव ऑन कर जाना, ये फीलिंग बच्चों में जब स्कूल में आती थी, आज वो आती है नहीं आती है, एक बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है। आपको क्या लगता है सर, जहां हम इस बात पर चर्चा तो कर रहे हैं कि इस बच्चे ने अपने सुसाइड लेटर में क्या लिखा था, आई एम सॉरी लिखा था, एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए थे, ये जो केसेस सामने आ रहे हैं सर, 2 साल तक अगर उसने इंजीनियरिंग की है, वो अपने माता पिता से दूर रहता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या आपको लगता है वजह होती है? जो कॉलेज में टीचर्स बैठे हैं, क्या उनके पास स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं कि वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? क्या एक बच्चा डिप्रेस है, या एक बच्चा कोर्स नहीं कर पा रहा है जिसके लिए उसके माता पिता ने 2 साल फीस भरी है? उसके बाद बच्चे के पास क्या विकल्प बचता है आज के इस दौर में, इस भागती हुई जिंदगी में, जहां आपने कहा कि हमारे पास कोर्सेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमारे पास आज भी बहुत कोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं पहले के मुकाबले। पहले हो सकता था कि ये हमारे पास राय होती हो कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कोर्सेज तो हैं। लेकिन उस कोर्सेज के बारे में जागरूक करना और ये मेंटालिटी देना बच्चों में कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बच्चे में स्किल क्या है, इसकी पहचान कहाँ से होगी? बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए, अभी बात हो रही थी, लतिका मैम ने बड़ी अच्छी बात करी है। मैं खुद यू का स्टूडेंट रहा हूँ, वो भी शिक्षा विभाग से ही। असल में जिम्मेदारी समाज की भी है, मेरा आप भी समाज का हिस्सा है। आप अगर कोटा के बारे में बहुत बात होती है। जब कोटा के बच्चों का सुसाइडल पूरा अगर पैटर्न देखा गया, तो पता चला कि बच्चा एक बड़ी फीस दे के अपने माँ बाप से दूर, अपने घर से दूर कोटा में रह रहा है। फिर वो वहाँ पे क्लास में नहीं जा पा रहा है, बच्चों के साथ गलत संगत में या किसी और वजह से चला गया है, टेस्ट में डाउन होना शुरू हो गया है, अब एग्जाम आने वाला है, अब क्या जवाब दे। तो ये जो इतना पीरियड हुआ कि 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बच्चा घर से दूर रहा, उसे उस टाइम किसने नॉक किया? क्या कॉलेज के स्टाफ ने, क्या हॉस्टल के स्टाफ ने, क्या टीचर्स ने, या इवन अब मैं आ जाऊं पेरेंट्स पे भी, क्या हम उसके पास गए कि बेटे तुमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? उसके कंधे पे हाथ रख के, अगर नहीं हो पा रहा है तो चलो कुछ और ऑप्शंस देख लेते हैं। तो समाज का भी बनता है। मैं गांव के परिप्रेक्ष्य से आता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता था गांव का। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटे तुम अब घर से बाहर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जो बड़ा मिले उसे तुम्हें नमस्ते करना है, उसे सलाम करना है। उसका फर्क ये होता था कि अगर कोई कुछ खा भी रहा है, बेटे आजा कुछ तू ले ले, वो शेयर कर दे। अगर हम गलत जगह खड़े हैं, गलत संगति में खड़े हैं, तो बस पीछे से हाथ रखा सिर्फ, नहीं बेटे ये तुम्हारे लायक खड़े होने की जगह नहीं है। इतना सुनना था और हम समझ गए अरे हमसे तो कुछ और उम्मीद की जा रही है। आज मुझे बताइए समाज का, आज हम किस बच्चे के सिर पे हाथ रख के, बच्ची के सिर पे हाथ रख के ये कहने को तैयार है कि नहीं तुम मेरी भी औलाद हो, तुम मेरा भी हिस्सा हो? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल को मेरा बच्चा उसी समाज में जाएगा, उसी सड़क पे खड़ा होगा।
तो मैं ये उम्मीद करूं कल को उसके सिर पे भी कोई हाथ रखेगा। हम सब जिम्मेदार, सिस्टम भी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, जहां बच्चा है वो भी जिम्मेदार है। बच्चे फूल है ना। मैं तो ये कहता हूं, मैं डीयू का भी मैंने कहा, मुझे वहां ये सुनने को मिला कि स्कूल होते क्यों हैं, कॉलेजेस होते क्यों हैं। समाज से ही बच्चे एक जगह जाएंगे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के, अलग अलग परिप्रेक्ष्य के, और वो वहां से सीख के फिर समाज में वापस आएंगे, तब वो समाज को प्यारा सा बनाएंगे। वहां रहने का आपस में कंपटीशन, वहां पे सीखना, तुम्हारी लैंग्वेज अलग थी, तुम्हारा मजहब अलग था, तुम्हारी जात अलग थी, इवन तुम्हारे जो वो कहना चाहिए कि पैसे के हिसाब से भी डिफरेंस था, एक गरीब था एक अमीर था। तो वहां जो स्पोर्ट्स हुआ, वहां जो कंपटीशन हुए, उसमें वो लेके जब वो सिस्टम में आएगा समाज में, तो समाज बने। अब हम बहुत सारी चीजों में पिछड़ गए हैं, बहुत सारी वजह हैं इसकी। अगर आप बात करें, हम अभी भी असल में 140 करोड़ होने की वजह से कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, समाधान तक नहीं पहुंच पा रहे कि कंक्रीट सॉल्यूशन जो निकले। असल में होता क्या है, अगर आप भी देखें कि मान लीजिए आज हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ थोड़ा सा वो भी स्लो है स्पीड, अगर मुझे आज यहाँ ट्रैफिक हो रहा है जाम और यहाँ सड़क बननी है, तो वो सड़क जो है 10 साल में बन पा रही है, तब पता चला कि 4 की जगह 8 लेन की जरूरत है। ये भी सबसे बड़ा इशू है कि आज जो जरूरत है वो एकदम से हमें चाहिए प्रॉम्प्ट। मैंने आपसे कहा ना कि फील्ड नहीं है हमारे पास, हमें बहुत सारे कैरियर्स के एस्पेक्ट खान चाहिए। साहब, आपको क्या लगता है, हमने प्रॉब्लम्स पर तो बात कर ली, लेकिन मुझे हाँ, लगता है कि अब solution। अगले आधे घंटे हमें सॉल्यूशन, आपको क्या लगता है कि हर लेवल से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जब एक बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद वो प्ले स्कूल जाता है, 10th करता है, बोर्ड्स के एग्जाम, 12th, उसके बाद कंपटीशन, इस पूरे सर्कल में, इस पूरी 18 साल की जर्नी में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, और क्या माहौल देना चाहिए बच्चे को? आपको क्या लगता है? ठीक है, सिस्टम पर हम सवाल करेंगे, सरकारों पर हम सवाल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल करेंगे, लेकिन जो चीज हमारे बस में है, हम उसमें क्या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं? असल सबसे पहले तो देखिए, पिछली बार एक बहुत अच्छी सी न्यूज आई थी कि बच्चा फेल हो गया और माँ बाप ने सेलिब्रेट किया। सबसे जरूरी तो मैं ये कहूं कि बच्चा जो भी कर रहा है, अगर मैं मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, वो 6 घंटे दे रहे हैं, 8 घंटे दे रहे हैं, स्टडीज में पूरी मेहनत कर रहे हैं, डिवोट कर रहे हैं, नो डाउट उनकी कैपेबिलिटी है या नहीं, उनका शार्प है या नहीं, बट दे आर डूइंग। और उसके बाद भी अगर फेल हो जाए, अप्रिशिएट कर, अरे बेटे तुमने बहुत हिम्मत करी, मेहनत करी, वेरी नाइस। तो सबसे पहले तो यहीं से बच्चे को यकीन दिलाना कि बेटा आप बहुत अच्छा कर लोगे। अगर आप 100%, मैं एज ए टीचर ये कहता हूं हमेशा बच्चों से कि बेटा मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, आप 100 लाएं या 0 लाएं, एफर्ट्स मैटर करते हैं। इफ यू आर डूइंग एफर्ट्स तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर मेहनत का मादा है, आप हिम्मती बच्चे हैं, आप मेहनती बच्चे हैं, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हम अपनी भी क्लास में देखते हैं कि अगर बहुत सारे बच्चे वो टॉपर्स नहीं थे, लेकिन आज वो जिंदगी में कामयाब हैं। वेरी ऐसा ट्रू, नहीं है कि वो वेरी फेल हो ट्रू। गए, बहुत सही ऐसा बात नहीं। कह रहे हैं आप खान साहब। हम बच्चों को सिखाएं कि देखो ये आपके चाचा, ये अंकल, ये मेरे दोस्त, देखो आज कहां पहुंच गए। और आप एग्जाम्पल भी दीजिए, पूरे हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कॉलोनी में सारे डॉक्टर्स थोड़ा ही हैं जो मजे ले रहे हो, सारे इंजीनियर्स थोड़ा ही हैं सारे मजे ले रहे हो, अलग अलग फील्ड्स के, अलग अलग प्रोफेशंस के। तो बच्चे को पहले तो ये हौसला दिया जाए कि करो, बेहतरीन करने की कोशिश करो, लेकिन अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है। कम से कम ये हम हर कोई बोलना शुरू कर दे, ये समझाना शुरू कर दे, ये कहना शुरू कर दे, तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें तो एक चीज तो और मैं आपसे कहूं कि धर्म तो इसके अंदर बहुत सपोर्ट देता है। जब आपको कोई भी रास्ता नजर ना आए और ऊपर वाले का नाम अगर आपको नजर आ रहा है, वो बहुत सपोर्टिंग सिस्टम है। ऐसे छोटा मोटा सिस्टम नहीं है कि आप सारा कुछ छोड़ के उसके ऊपर छोड़ सकते कि नहीं, ऊपर वाला तो है, भगवान तो है, अल्लाह तो है। हम अगर बच्चे को इतनी हिम्मत दे दें कि यार तुम्हें लड़ना है, तुम सीख जाओगे। मैंने कहा बस जिंदगी में आसानियां ना दें, क्योंकि आसानियां बच्चे को कमजोर बनाती हैं। उसे जैसा गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन की, वो बहुत जरूरी है, वो बच्चे को देना चाहिए। कंपटीशन भी इसीलिए रखा गया था, एग्जाम भी इसीलिए रखे गए थे, टीम स्पिरिट भी इसीलिए बनाई गई थी कि भाई आप जब समाज में जाओगे तो 10 लोग एक, मान लीजिए 10 लोग एक ही दुकान चला रहे हैं, एक ही तरह की मिठाई की दुकान चला रहे हैं, अब उसमें जो बेस्ट होगा उसकी चलेगी। तो ये स्किल तो उसको देना है कि बेस्ट तो आपको बनना है, लेकिन हाँ वो अलग बात है कि आपकी जो अपनी एक्सपर्टाइज है, जिसमें आपको अच्छा लगे। मैं बच्चों से कहता हूं कि भाई वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा लग रहा होगा उसे तुम काम ही नहीं कहोगे, उसे तुम अपना पैशन कहोगे, उसे तुम हॉबी कहोगे। तो ये थोड़ा सा हमें एज ए टीचर
एज ए टीचर अपनी क्लास में मुझे लग और रहा एज है ए खान पेरेंट्स साहब जो अपने घर बच्चे में, सुन रहे ये हमें होंगे वो देना बहुत पड़ेगा। कुछ सीख रहे होंगे, वो पेरेंट्स वो मेंटर्स भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, क्योंकि इस बात पर खान साहब भी बोल रहे थे कि बच्चों के लिए आसान नहीं करना है, हाँ उनको कॉन्फिडेंस तो देना है कि सब हो जाएगा, मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन मैं आपसे वो भी सिनेरियो समझना चाहती हूँ, हालांकि हमने बात तो पेरेंट्स की है, हमने बात एजुकेशन सिस्टम की है, लेकिन मैं बात बच्चों की भी करना चाहती हूँ। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, उन बच्चों का क्या जो रिजिड होते जा रहे हैं, उन बच्चों का क्या, जैसे कि इस बात का जिक्र हमारे साथ प्रोफेसर विनय भी कर रहे थे कि बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स हमारे दुश्मन हो गए हैं, उन बच्चों का क्या जिन्होंने शुरू से ही आर्थिक तौर पर बहुत ही मजबूत वातावरण देखा है, उन बच्चों के माइंडसेट में अगर कोई कमी आ जाए या वो सोचे कि सब कुछ हमें इतना इजीली मिल जाएगा, उनको कैसे ठीक किया जाए, क्या उनको दिशा देनी चाहिए? देखिए कि आज के जमाने में बैलेंसिंग पेरेंटिंग करनी जरूरी है। बैलेंसिंग पेरेंटिंग का मतलब होता है कि बच्चे को प्यार, मोहब्बत और जो साधन है वो भी दें, लेकिन उसको थोड़ा अभाव भी बताएं। आजकल की पेरेंटिंग बहुत अलग हो गई है। हम क्या करते हैं कि मैं जिस जमाने में जी रहा था या मेरे माँ बाप ने मुझे जैसे पाला था, तो मुझे कई कठिनाइयां आई थी। मैं सोचूंगा कि मेरे बच्चे को वो कठिनाई नहीं मिले, तो मैं वो सब चीजें देने को तैयार हो जाता हूँ जैसे ही वो बच्चा मुझे कहता है यहाँ थोड़ा सा रुके, यहाँ मैं पेरेंट्स से कहूंगा यहाँ आप रुके, उसको अभाव सिखाया ही नहीं कहते। और जब किसी बच्चे को अभाव, पैशन, किसी की सीख नहीं मिलेगी तो बच्चा जानेगा नहीं क्या होता है कोई चीज को। तो पहली चीज तो मैं यहाँ बैलेंसिंग पेरेंटिंग की बात करूंगा कि बच्चे को वो सब चीजें बताएं, वो सब चीजें सिखाएं जो उसको नहीं पता है। दूसरा, आपको क्या काम करना पड़ेगा, उस बच्चे के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और टाइम भी ऐसा स्पेंड, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब भी बात पेरेंट्स से करता हूँ तो कहता हूँ तुम कुछ भी मत करो, उस 24 घंटे में से 30 मिनट आप उसको दे दीजिएगा बच्चे को। वो 30 मिनट कौन से हैं? सुबह 10 मिनट जब बच्चा आपके उठता है तब आप उसको दीजिएगा, ठीक है। 10 मिनट जब आप खाना खाते हैं, अब खाना आप चाहे दोपहर में खाएं चाहे शाम को खाएं, उस वक्त मोबाइल दूर करके माँ बाप दोनों बैठ सके तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई भी पेरेंट्स एक वो बैठे और उसको पूछे कि आज तेरे साथ क्या अच्छा हुआ। तो खाने पर वो बच्चा क्या करेगा, आपको वो हर बात बताने की, अब कहीं टाइम ही नहीं मिलता है माँ बाप को, तो वो कहाँ बच्चा बताएगा, किसको बताएगा, कहाँ जाएगा वो। तो आप 10 मिनट उस बच्चे को खाने के साथ में पूछें कि तेरे साथ आज अच्छा क्या हुआ। पढ़ाई की बात नहीं करें, आप उसको पूछो आज तूने क्या सीखा नया, क्या करना चाहता है, उसकी स्किल के बारे में पता चलेगा। और तीसरा, अब देखिए मोबाइल का एडिक्शन जो है वो भी हमने ही दिया है, पेरेंट्स ने दिया है, उसको दूर नहीं कर सकते। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि तुम दूर मत करो, लेकिन रात को सोते वक्त जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, उससे पहले बच्चे को टीवी, मोबाइल से दूर कर दीजिएगा और उसको कुछ अच्छी बातें, उसके उद्देश्य के अनुसार, उसके भविष्य के अनुसार कुछ कहानी बता दीजिएगा, कुछ किस्से बता दीजिएगा, कोई मोटिवेशनल स्टोरी बता दीजिएगा। तो 30 मिनट में से 10 मिनट आप जब रात को जब बच्चा सोता है उस वक्त दे दीजिएगा। मैं कहता हूं कि अगर आप बच्चे को 30 मिनट भी अगर दे देंगे ईमानदारी से, तो डॉक्टर बच्चा आपसे चंद्रशेखर बहुत जी, अटैच मुझे रखेगा, हैरानी वो हो हर रही है बात क्योंकि आपसे आप शेयर जब ये करने की बात कोशिश कह रहे करेगा। हैं कि आज की तारीख में बच्चे को 30 मिनट देना चाहिए, तो मुझे वो समय याद आ रहा है जब हम स्कूल से घर वापस आते थे और हमारी माएँ हमेशा हमारे साथ रहती थी, खाने पर इंतज़ार करती थी। कुछ समय में पापा आ जाते थे और रात तक हम अपने माता पिता के साथ रहते थे। ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम न्यूक्लियर सेटअप में हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। आज अगर ये हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर विनय पाठक जी की बच्चे को 30 मिनट दो, तो मुझे लगता है हमें ये भी दर्शाता है कि समाज कहाँ पहुँच गया है। एक वक्त हुआ करता था जब स्कूल आज के अलावा आप सारा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, वो वक्त मैंने भी देखा है। लेकिन आज अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 30 मिनट बच्चे को दो, तो हम समाज के तौर पर, हम समय के तौर पर, हम किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ हमें जाना चाहिए। अगर हमें जिस संतान की कामना की जाती है उस संतान के लिए 30 मिनट पर चर्चा हो रही है, तो वेयर एज अ सोसाइटी आर वी गोइंग, प्रोफेसर विनय पाठक? तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट व्यू है इसके अंदर। हेलो जी, मुझे आवाज मिल रही है। तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है मैडम कि जो जनरेशन जेड के स्टूडेंट हैं, जिनको जेन जेड कह रहे हैं, जिन पे आज हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे मिल रही है प्रोफेसर जी, बोलिए।
जेन ज़ी की बात कर रहे थे आप। हाँ, तो अगर आप उसकी वीडियोस या कुछ भी देखेंगे यूट्यूब पे या एआई चैटबॉट पे, तो 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नए यूथ के लिए हैं कि एक तो वो अपने को नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, दूसरा उनको लगता है कि वो सोशली अपने को वर्कआउट नहीं कर पा रहे, ऐसी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है कि जब हम यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चर्चा करनी चाहिए कि सबके सॉल्यूशंस अलग अलग हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि नए जो स्टूडेंट्स हैं, नए लोग हैं, उनके साथ इंगेजमेंट के क्या नए तरीके हो सकते हैं। अभी आपने अपने बात करी फादर की, मदर की, पुरानी, जो कि अब इस समय चूंकि मदर फादर भी वर्किंग है, तो उस तरह का एंगेजमेंट्स जो 20 साल 25 साल पहले होता था, शायद आज नए यूथ के साथ संभव नहीं है, कम से कम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज हैं, लतिका मैडम ने बोला कि चलो कितने टीचर्स हैं जो अपने हर स्टूडेंट के बारे में आज जानते होंगे क्लास में, शायद बहुत कम है जो अपने हर स्टूडेंट की प्रोफाइल जानते हैं, हर स्टूडेंट्स की पेरेंटिंग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो इन नए बच्चे हैं, इनमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, या तो वो बहुत डिप्रेस्ड है ओवर, दूसरा या तो बहुत कॉन्फिडेंट है। कल मैं देख रहा था यूट्यूब पे, मुकुल बिट ने सीईओ में लिखा कि एक जेनजेट के स्टूडेंट को रिजेक्ट किया। उसने लिखा कि इतने कॉन्फिडेंस से लिखा कि आज आपने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन कल मैं वैसी जगह पे होऊंगा जहां आपको भी मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो डिफरेंट तरीके का सोसाइटल जो चेंज हो रहा है, कम से कम जो नेटिजन बच्चे हैं, जो जेनजी बच्चे हैं, जो इनमें चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंज को हमको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा, और उस समझ के हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस को वर्कआउट करना पड़ेगा। प्रोफेसर विनय पाठक, क्योंकि आप भी जेनजी की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम जेनजी के लिए तैयार नहीं थे, उनकी सोच, उनके लाइफ के टुवर्ड्स अप्रोच के लिए, या ऐसे ही जेनजी बदनाम है? क्योंकि बदनाम है, हम तरह तरह की बातें जेनजी के लिए बोलते नहीं आते हैं, हम मैम, कहते ऐसे हैं मैम कि जेनजी तो ये मैम समझेगा ही नहीं। क्या हम नहीं नहीं तैयार नहीं है जेनजी के लिए? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, स्कूल्स चेंज हो रहे हैं, कॉलेजेस चेंज हो रहे हैं, पॉलिसी चेंज हो रही है, और इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। तो इस इकोसिस्टम की जो रियलिटी है, आज हमें सॉल्यूशन उसी में ढूंढना है। आज अगर हम बोलेंगे नहीं आप तो 20 घंटे दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए। तो ये जो सॉल्यूशन है, और इन सब का क्रक्स है कि हमारा एंगेजमेंट कम हुआ है बच्चों के साथ, यूथ के साथ, सोसाइटी के साथ। ऐसा नहीं कि बच्चों का ही कम हुआ है, हम लोगों का भी हुआ है। अभी पुराने फ्रेंड्स थे, गप्पे निकालने आते थे, हम और आप अपने फ्रेंड से कितना मिल रहे हैं, हम उनके कितने सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। कोई व्हाट्सएप आता है या कोई डेथ होती है, आरआईपी लिखकर छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी, जो नई सोसाइटी चेंज हो रही है, उसमें हमें और इंगेजमेंट के सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है या जो सुसाइड है, ये सोशल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किसी टेक्नोलॉजी से नहीं सॉल्व हो सकती, ये प्रॉब्लम कोई ऐप बना के नहीं सॉल्व हो सकती है। ये प्रॉब्लम जो सोसाइटल प्रॉब्लम है, उसके लिए लॉन्ग टर्म सोसाइटल सॉल्यूशन चाहिए। और बच्चे के पास दो ही तीन इंस्टीट्यूशंस हैं। एक पेरेंट का इंस्टीट्यूशन है, तो अगर आज बच्चा फेल हो रहा है तो पेरेंट के इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरा है कॉलेज का इंस्टीट्यूशन, तो कॉलेज में जहाँ टीचर्स हैं वो हैं, अगर बच्चा हमारा डिप्रेस हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, तो उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और तीसरा है सोसाइटी, जो उसको देखती है, तो सोसाइटी को भी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब ये सही कैसे होगा? इन्हीं तीनों इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आने पड़ेंगे, जो नए बच्चों के एस्पिरेशंस है, तभी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। और ये प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके के हैं। बिहार का सॉल्यूशन अलग होगा, यूपी का अलग होगा, यूपी की सिटीज का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, और यूएस का अलग होगा। तो ऐसे करके हमें लोकल सॉल्यूशंस पाने पड़ेंगे। पेरेंटिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, स्कूल्स कॉलेजेस में भी चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन पॉलिसी में भी, और सोसाइटी में भी, कि सोसाइटी इस प्रॉब्लम को कैसे देख के सॉल्व करना जाए। मेरे तो आपकी यही आपकी आपकी बात से मुझे प्रोफेसर विनय पाठक वो चार लोग याद आ गए, जो हम कहते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे। प्रोफेसर लतिका गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि हम उस वो चार लोग क्या सोचेंगे और चार लोग क्या कहेंगे उस नॉर्म से आगे बढ़े हैं? क्योंकि पेरेंटिंग की जहाँ तक बात हो रही है, मैंने कई पेरेंट्स को बदलते हुए देखा है वक्त के साथ साथ। हर पेरेंट अपने बच्चे का हित ही चाहता है, लेकिन उस हित में जब इस तरह की गतिविधियाँ हो जाती हैं तो सवाल खड़े होते हैं। कोशिश की जाती है ढूंढने की कि लैब्स कहाँ रहा। एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बड़े बदलाव की ज़रूरत है। सीट इतनी है, बच्चे इतने ज़्यादा है, इसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। क्या सिर्फ कुछ आईआईटी और आईआईएम खोल देने से ही इन सब
रूपरेखा बदलेगी या हमें एक डिफरेंट तरह की अप्रोच की जरूरत है प्रोफेसर लतिका गुप्ता? और हम क्या उन 4 लोगों से आज की तारीख में आगे बढ़ पाए हैं? देखिए, 4 लोग क्या कहेंगे से निपटने का जो एक बहुत बड़ा रास्ता इस देश के पास हमेशा से था, उसको स्कूल और कॉलेजों ने हमेशा पहले ही बाहर फेंक दिया था। और मेरा इशारा है कलाओं की तरफ। संगीत, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाना, तरह तरह के नृत्य सीखना या चित्रकारी करना। भारत एक ऐसा ऐसा देश है जहाँ हर तरह की लोक परंपराएं थी। आप किसी भी स्कूल का समय सारणी उठा के देखिए, टाइम टेबल कॉलेज के देखिए, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसके बाद हिंदी, संस्कृत और फिर बाकी भाषाएं आती हैं। पूरे हफ्ते में कोई एक दिन होता है संगीत का और कोई एक दिन होता है कला का, जो कि अक्सर 7वीं 8वीं के बाद गणित और विज्ञान के शिक्षक एक्स्ट्रा क्लास के लिए, प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। तो अगर हमें जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने कहा, ऐसा युवा चाहिए जो अपने बारे में संजीदगी से सोचे, हार को या सफलता को लेके इतने गहरे विषाद में ना चला जाए, उसमें कुछ धीरज हो, थोड़ा इंतजार करने का मात्रा हो। तो हमें कलाओं की शिक्षा पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आप बार बार कह रही हैं आईआईटी बढ़ाई गई, आप मुझे बताइए कितने कॉलेज ऑफ आर्ट्स बनाए गए? हमने इतना भारतीय ज्ञान परंपरा इन सब पे तो आए, पर हमने कितने नृत्य संस्थान, कितने संगीत संस्थान शुरू कर दिए। बांसुरी एक इतना सरल सा वाद्य यंत्र है, कितने स्कूलों में बजाया जाता है। 100 रुपए में बहुत अच्छी बांसुरी आती है। कितने संगीत के अध्यापक किसी एक स्कूल में ये सोचते हैं कि इस स्कूल में आने वाला हर एक विद्यार्थी कोई एक यंत्र बजाना या गाना गाना सीखे। जब हम तनाव में होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो कुछ ऐसा कर पाए जो हमें एक नई उमंग दे, खुशनुमा महसूस कराए। और उसमें कलाओं का, साहित्य का बहुत योगदान होता है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि वो औपनिवेशिक व्यवस्था से एक खास तरह के ज्ञान को रटने की परंपरा में आ चुकी थी, उससे हम मुक्ति नहीं पा पाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने दरअसल उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में रटने को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। इतनी ज्यादा प्रतियोगिताएं हैं कि आम युवा, आम विद्यार्थी छोटी छोटी चीजें, क्योंकि एमसीक्यू में छोटा ही छोटा पूछा जा सकता है, रट रट के घुटन में जी रहा है। तो सोशल मीडिया का, इस सब की घुटन का पूरा जो मुझे परिणाम लग रहा है निकलता है। एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। नूर नवाज खान साहब, क्लोजिंग के टुवर्ड्स बढ़ रही हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूँगी मैं आपसे, क्योंकि आप टीचर हैं और आप ये समझाते होंगे बच्चों को। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि क्या इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आज भी वैसी फ्लॉसी लगती है? क्योंकि मुझे लगता है कि आज देखिए, हमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी, आज कोई संस्कृत में बात नहीं करता है। कुछ आचार्य पंडित मेरे साथ जुड़ेंगे, वही मुझे श्लोक सुनाते हैं। मैं किसी स्टूडेंट को कभी संस्कृत में सुन नहीं पाई हूँ। ह्यूमैनिटीज जिसका जिक्र प्रोफेसर लतिका भी कर रही हैं, उसको इम्पोर्टेंस देने का काम तो हमारे टीचर्स का भी होता है। क्या हम उस दौर से निकल गए हैं जहां पर इंग्लिश को बहुत फ्लैम्बॉयंट समझा जाता था, या वो दौर वापस आ रहा है जहां पर हम किसी की अच्छी हिंदी सुनते हैं तो हमें फक्र महसूस होता है और हम कहते हैं अरे वाह क्या हिंदी है? मैंने अपने कॉलेज में एक वर्ड सुना था, टीचर बाय नेचर और टीचर बाय प्रोफेशन। आप टीचर नेचर से हैं या कोई जॉब नहीं मिली तो आप टीचर बन गए, बहुत मैटर करता है मैम। क्योंकि बच्चा जब वहीं से तो स्टार्टिंग होती है, तो सामने जो खड़ा हुआ है वो प्रोफेशनल है या बाय नेचर टीचर है, तो फिर वो ग्रूम करता है। जैसे मैम ने अभी कहा कि उसके अंदर वो अच्छी आदतें भी वो इनकलकेट करे कि तुम अपने मूड को कैसे अच्छा करोगे। हमारे एक टीचर हुआ करते तो कहा करते थे, यार कभी ऐसे ही किसी की बारात में नाच लेना, बैंड बज रहा और तुम भी नाच ले। वो कहाँ है युवाओं में आजकल वो मिजाज? हर ऐसे लेवल ही पर कोई ना कोई कमी है। खान साहब, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इतने इंसाइटफुल चर्चा करने के लिए। मुझे उम्मीद है जो बच्चे, जो पेरेंट्स ये शो देख रहे होंगे, वो ये समझ पाए होंगे कि ग्रासरूट लेवल पर जाकर हमें किन चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही।